दूसरा जी अश्विनी जी, आप कई दिन से मुझे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कई फोन किए, कई ईमेल किए, आज हो ही गई मुलाकात। क्या ऐसे इश्यूज हैं? आप तो फाउंडर मेंबर है आपके। ये इतना बड़ा फसाद कैसे आपके साथ हो गया कि आप आज उनको एक्सपोज करने की आपने ठान लिया? मैम, मैं फाउंडर मेंबर तो अभी बना हूँ 11 में 12 में। इनफैक्ट मैं 2006 में जब पीसीआरएफ हमारा एक एनजीओ होता था, रजिस्टर हुआ, तब से मैं काम कर रहा हूँ। पीसीआरएफ मीनिंग पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। ये अरविंद का एनजीओ है जो रजिस्टर्ड था। बाकी 2 एनजीओ और थे, जो कबीर था और परिवर्तन। तो हमारी यात्रा तब से शुरू हुई। हमारी हम मनीष, अभिनंदन सेकरी, अरविंद केजरीवाल, ये 4 लोग हम तब से काम कर रहे हैं। और आप इतने साल काम किए, तो अभी आके क्यों आपको क्या क्या शक हो रहे हैं? क्या आप नंबर 1 आप क्या मुख्य चार्जेस लगा रहे हैं? मैंने कुछ ईमेल्स आपके पढ़े हैं, आप इन पे सीआईए का चार्ज लगा रहे हैं, तरह तरह के। मुख्य आपके आरोप क्या हैं और कैसे आप इन निष्कर्षों पे पहुंचे? देखिए, पहला तो मैं आपको 5 वो बातें बताता हूँ जो भ्रष्टाचार जो वर्तमान पार्टियों में थी, जिसको खत्म करने के लिए हमने पार्टी बनाई थी। पहला, जातिवाद का। और वो कह रहा है हम खुद ही जातिवाद कर रहे हैं। कैसे? आशुतोष, जो जिंदगी भर आशुतोष थे, अब वो चांदनी चौक में जाके आशुतोष गुप्ता के नाम से वोट मांगते हैं। और सांप्रदायिकता भी हम करने लग गए हैं। योगेंद्र यादव जब गुड़गांव के अहिरवाल वाली एरिया में जाते हैं तो वो अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, यादव के नाम से वोट मांगते हैं। और जैसे ही वो मेवात के एरिया में जाते हैं तो अपना पूरा हुलिया बदलते हैं, अपना कपड़ा चेंज करते हैं, व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहनते हैं और गर्दन पे एक साफा रखते हैं, चेक वाला, जो आपने देखा हो ईद के टाइम पे पहना जाता है। और वो वहां पे जाके कहते हैं मेरा नाम सलीम है। वहां पे वो सलीम के नाम से वोट मांगते हैं। इससे एक्सट्रीम मेरे समझ से बीजेपी और कांग्रेस वालों या सपा बसपा भी इतना नहीं कभी किया। कभी नहीं किया। कादिर राणा वगैरह तो करते हैं, लेकिन बाकी शीर्ष नेता ऐसा नहीं करते। नहीं, और उन्होंने जो ये भी कहा कि आग लग जाएगी अगर बीजेपी आ गई, वो तो बहुत ही भड़काऊ भाषण था। नहीं, उतना तो कादिर राणा वाला कह चुके हैं, लेकिन कादिर राणा ड्रेस नहीं बदलते, कादिर राणा अपने आप को नाम नहीं बदलते। योगेंद्र जी ने तो अपना नाम ही सलीम रख लिया, वहां उनको सब सलीम खान, सलीम भाई के नाम से बुलाते हैं। इससे एक्सट्रीम ये पहली बार हमारे भारत में हो रहा है। तीसरा नहीं, पर ये जो भड़काऊ भाषण है केवल मेवात में दिए मुसलमानों के बीच में कि और भी जगह मुसलमानों में? ये कि पाकिस्तान बन जाए, जैसे पाकिस्तान वाली स्थिति बन जाएगी, मुसलमानों को खदेड़ दिया जाएगा, आग लग जाएगी अगर नरेंद्र मोदी आ गए। ये पहली बार था जो हमने टीवी पे सुना कि कई बार? नहीं, कई बार हो चुका। ये तो अरविंद करते हैं। अरविंद क्या करते थे, मैं तो पूरा जो झाड़ू यात्रा हमारी विधानसभा टाइम थी, मैं उनके साथ में रहा करता था। जब बटला हाउस वाले विधानसभा में जाते थे तो वहां ये कहते थे कि बटला हाउस इनकाउंटर फेक है, झूठा है। और अगले दिन हमारी झाड़ू यात्रा द्वारका पहुंची, जहां इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का परिवार रहता है। तो वहां वो जाते हैं, वहां मिलते हैं और उनको कहते हैं कि जी आपके पति बहुत अच्छे इंस्पेक्टर थे, उन्होंने तो आतंकवादियों को मारने में शहीद हो गए। अच्छा, इट्स एक्सट्रीम डुअलिटी। मुझे पता है आपके पास वीडियो है। यस। एक दिन पहले वो कहते हैं कि बटला हाउस एनकाउंटर फेक है, अगले दिन वहां जाते हैं तो कहते हैं जी वो तो आपके पति शहीद हो गए। और आपको मैं एक और बात बता दूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहली सरकारी नौकरी दिया था उन्होंने माया शर्मा को दिया था। किस लिए? सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल की टीचर की नौकरी दिया था, क्योंकि शहीद होने के बाद उन्होंने नौकरी की ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, जो जिसके वजह से एनकाउंटर हुआ। मोहन चंद शर्मा की वाइफ माया शर्मा को नौकरी, पहला जो लेटर दिया अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए दिया था और सरकारी नौकरी दिया था। और दूसरी तरफ कहते हैं फेक एनकाउंटर था। तो आदमी पागल है क्या है? मतलब ये मुझे समझ नहीं आता कि खुद को कॉन्ट्रोडिक्ट इतने आसानी से क्या पहले से करता है कि क्या इसका दिमाग हिल गया? पहले भी करते थे, लेकिन मैडम मैंने देखा कि 2010 के बाद जो इनका एकाएक चेंज हुआ। पहले से तो था, लेकिन इतना नहीं था कि आजकल 1 घंटे अभी कुछ, 1 घंटे बाद कुछ। ये अभी बिल्कुल जैसे वो आंदोलन किससे शुरू किया इन्होंने, और बिल्कुल अब तो एक्सट्रीम पहुंच गया है। अब मैं आपको भ्रष्टाचार बताता हूँ। सहारनपुर का जो हमारा प्रत्याशी है लोकसभा का, योगेश दहिया, वो किसानों का 300 करोड़ मुआवजा खा गया। क्या? 300 करोड़ का मुआवजा खा गया किसानों का। कैसे? उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। वो किसानों की जमीन गई थी, सरकार ने ग्रहण किया था तो उनको मुआवजा भेजा था, वो सारा मुआवजा खुद ही खा गया बीच में। और वो आपका कैंडिडेट? वो हमारा सहारनपुर का। किस वजह से?
उसको वो चुना? है बस अपना दबंग है? नहीं, दबंग भी है। मनीष से अपनी उसने ग्रुपिंग कर रखी है तो है। मनीष सिसोदिया। सिसोदिया से ग्रुपिंग। और बताइए। युद्धवीर ख्यालिया, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको याद होगा अरविंद ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था कि रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील जो है गड़बड़ हो गई है। अशोक खेमका ने उसको कैंसिल किया था। खेमका ने, हाँ, जो सस्पेंड भी हुए थे। तो अशोक खेमका को हरियाणा की सरकार ने सस्पेंड किया। एक वहां नया अधिकारी युद्धवीर सिंह को ले आया। युद्धवीर सिंह ने आके बोला कि ये जो खेमका ने काम किया ये गड़बड़ है, और वाड्रा की लैंड की जो डील थी उसको रिस्टोर किया, वापस में फिर से बहाल किया। और वही युद्धवीर सिंह हमारा हिसार का कैंडिडेट है। बाप रे। तो क्या जवाब क्या देते हैं वहां जाकर? कुछ नहीं बोलते, नहीं है जवाब नहीं। इतना वहां अनशन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मतलब मैंने बताया ना, हमारी पार्टी को जो 10-5 सीटें मिलने वाली थी, आज की डेट में वो शायद एक भी सीट नहीं मिलेगी, इसीलिए हो गया। और आपको लगता है मेवात में कम्युनल पोलराइजेशन से योगेंद्र ले जाएंगे? नहीं, सीट तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन कम्युनल पोलराइजेशन से एटलीस्ट वो वोट वो शायद हो सकता है उनको मिल जाए। जीतने का साथ वहाँ लोग टोपी पहनते हैं, सफेद कुर्ता पैजामा पहनते हैं, सलीम खान बोलते हैं अपने आप को। इसकी जरा कोई वीडियो दे देना मुझे साथ में, सलीम खान अपने को बताते हुए। और अच्छा, अब अपराधी की बात में कर रहा और हूं। यादुवंशी भी एक तरफ यादुवंशी, वो फिर ड्रेस चेंज कर लेते हैं। हाँ, वो ये वीडियो दे दीजिए प्लीज मुझे लेके। हाँ, अब मैं अपराधी की बात बताता हूँ। 3 बुराइयां हो गई, जातिवाद, सांप्रदायिक। मैं 2 एग्जांपल सबका दे देता हूँ, वैसे बहुत बड़ी स्टोरी है। बुलंदशहर का जो हमारा लोकसभा का प्रत्याशी है, साबिर राही उसका नाम है, उसके ऊपर 28 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। क्या? कंधमाल का जो हमारा लोकसभा का प्रत्याशी है, नरेंद्र मोहंती, उसके ऊपर 35 केस चल रहे हैं। उसमें रॉबरी है, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, कई सारे केसेस हैं। ऐसे चुन चुन के क्यों क्रिमिनल्स ला रहे हैं? अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं 8 सदस्यीय लोकसभा की जो टीम बनी थी, राष्ट्रीय टीम, जो सर्च कमेटी बनी थी, उसका मैं हिस्सा था, आपको नहीं हूं। उसमें संजय सिंह, पंकज गुप्ता मुखिया थे, बाकी हम 6 लोग और थे। इसलिए मेरे पास 10,600 एप्लीकेशन आए थे, वो सारा मैंने स्टडी किया हुआ है। वो सारे एप्लीकेशन मेरे पास आए थे। हम लोग उसको पूरा रिसर्च करना था, उस पर देखना था कौन क्या है, मैंने उस पर रिसर्च किया हुआ है। इसलिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बिल्कुल एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। मैंने सब कुछ, मेरे पास पेन ड्राइव में सारा डाटा, कहोगे मैं पूरा डाटा दे दूंगा। परिवारवाद की बात देखिए, हमारा पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक कमेटी में या किसी भी जगह एक परिवार से एक ही आदमी रहेगा, बाकी लोग सामान्य सदस्य के रूप में रहेंगे। कविता रामदास जो फोर्ड फाउंडेशन की मुखिया है, आपको पता होगा शायद। जी, मैं जानती हूँ बड़े सालों से। उनके पिताजी एडमिरल रामदास, के पिताजी एल रामदास, कविता की माता जी ललिता रामदास, और वो एडमिरल हैं। एडमिरल साहब, हाँ। और सागरी रामदास, ये सागरी, ये तीनों हमारी 2-2 कमेटीज में है। मतलब 3 लोग मिलकर 6 कमेटी में है, और सब फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े हैं। फोर्ड फाउंडेशन से फंडेड है। युद्धवीर ख्यालिया, जिसने बोला वाड्रा की लैंड डील बिल्कुल ठीक है, वो हमारे उसमें कमेटी है, जमीन वाली कमेटी में है। योगेश दहिया जो 300 करोड़ का घोटाला खा गया, वो भी हमारी कमेटी में है। मतलब सारे घोटालेबाज हमारी कमेटी की स्ट्रेटेजिक कमेटी। वो विनायक सेन जो हाईकोर्ट से सजा याफ्ता है, वो पुलिस रिफॉर्म बना रहे हैं कि पुलिस कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। संदीप पांडे जो यासिन मलिक के साथ और गिलानी के साथ यहाँ पे धरने पे बैठे थे, जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है, वो सेकुलरिज्म कमेटी में है। वो बताएंगे सेकुलरिज्म कैसी होनी चाहिए, इट्स ए स्ट्रीम। तो मतलब कुल मिला के आप ये देखो। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या हो रही है। पहले ये डिसाइड था कि हम केवल जो एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसमें उन्होंने टॉप 35 क्रिमिनल्स और टॉप 35 करोड़पति की लिस्ट डाली हुई है, 2009 का डाटा एनालिसिस करके। ज्यादातर कार्यकर्ताओं का ये मन था कि हमारा चूंकि मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार और अपराध है, तो हमारी भी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, हमारी पार्टी की क्षमता इतनी नहीं है कि हम सारे सीटों पर लड़ सकें, तो हमें ये 70 सीटें फोकस करनी चाहिए, बस, और नहीं लड़नी चाहिए। जहाँ ये क्रिमिनल और टॉप 35 क्रिमिनल्स, टॉप 35 करप्ट, जो एडीआर की रिपोर्ट है, सबसे रिलायबल डाटा वही है। लेकिन अब इनको पीछे से कौन इनको हुक मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आती बात कि नहीं अब तो हम अब तो 400 नहीं, अब तो करीब 450 पहुंच चुके हैं। अच्छा, हाँ, हमारे जहाँ तहाँ जिसको मर्जी खड़ा करो। जी जी जी, कुछ भी हो, कोई फर्क तो नहीं इसका मतलब पीछे से कोई ये कैंडिडेट उठा रहा है। जी जी जी, ये मैनेजमेंट शायद इनको यहाँ से लड़ा दो, इनको यहाँ से लड़ा दो, इनको कांग्रेस कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, भगवान जाने बीजेपी कैसे करेगा। बीजेपी तो करने का कोई मतलब देखिए, बीजेपी के लिए तो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बहुत मजबूत है, उसके नाम से सारी उनको वोटें पड़ रही हैं। अब आप देखिए, अभी सबसे ताजुब की बात देखिए, 9 टिकट वापस हो गए। अभी एक करके टिकट वापस हो रहे हैं, एक करके वापस आपके अपने आप लोग वापस कर भी रहे हैं। तो बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रखा है।
इसकी अगर आप बैकग्राउंड में जाओ, जो मेरे को आज डाउट होता है, पहले तो मेरे को डाउट नहीं होता था, क्योंकि किसी के साथ कहीं घूमना जाना ये तो भारत में है, सब कहीं आप किसी से मिल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। डाउट तब होता है जब योगेंद्र यादव चुपके जाके राहुल गांधी से मिलते हैं। कब? अभी फरवरी में मिले थे। अच्छा। उनसे पूछा गया तो हम किसानों के मुद्दे पे गए थे इसके। अरे भाई किसानों के मुद्दे पे गए तो रात को 12 बजे क्यों गए थे? फिर तो दिन में जाओ ना, फिर हमको भी ले चलो, दो चार किसानों को भी ले जाओ। किसानों की बात करने गए हो तो साथ में किसान भी तो होने चाहिए ना। और आपको कैसे मालूम हुआ कि ये रात को 12 बजे मिलने गए? उसी के विरोध में गुड़गांव के 300 लोगों ने रिजाइन दे दिया, उनके सलीम वाले कांड के और इस राजीव गांधी के मिलने के चक्कर में जाके उनके मंच पे 300 लोगों ने अपनी टोपी फेंकी है, जिसमें इसका वीडियो होगा। हाँ, इसका वीडियो है। वो भी जो गुड़गांव का जो ये देख क्यों नहीं रहे ये मटेरियल आप? ये सब जो गुड़गांव का कन्वेनर है रमेश यादव, उसका मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। वो 300 लोगों ने जाके सीधे इनके मंच पे अपनी टोपी उठा के फेंकी है, अपना रिजाइन फेंका, सब कुछ किया। इनके सलीम खान और इस पर ये सोनिया गांधी की एनएसी में भी थे, राहुल गांधी की ट्यूटरिंग भी करते थे आप जानने से, आप ज्वाइन करने से पहले। ये तो मेरे कॉलीग हैं, तो इनका इतिहास तो मैं अच्छे बखूबी जानती हूँ। नहीं, उसमें एक बात मैं आपको और बताऊं, अन्ना जी को मयूर विहार से उठा के फ्लैट से तिहाड़ भेजने वाले जो डिसीजन हुआ था, मुझे एकदम 100% इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसमें सिब्बल साहब जो बैठे थे मीटिंग में, उसमें योगेंद्र भी थे। हाँ, उनका बहुत करीबी रिश्ता है। सिब्बल साहब की मिनिस्ट्री की दर्जनों कमिटीज में योगेंद्र यादव हैं। जो एचआरडी मिनिस्ट्री, यूजीसी, जब सिब्बल साहब जब रहे एजुकेशन एचआरडी मिनिस्टर, तो दर्जन कमेटियां हैं कम से कम हाई पावर्ड, जिसमें योगेंद्र यादव हैं। तो इनका तो बहुत घनिष्ठ संबंध है। अन्ना को जेल भिजवाने में थे उस मीटिंग की बात। वो कैसे? वो बताइए कैसे? उस मीटिंग में मैं उसका नाम एक्चुअली अपने उसको जान को बड़ा खतरा लग रहा है। फिर भी नहीं, आप चिंता मत करो, बोल दो। वो ये कहता है कि साहब मैं छोड़ के आया था उस मीटिंग तक, जो ड्राइवर था, और उसी मीटिंग के हुआ कि अन्ना जी को मयूर विहार के फ्लैट से उठाओ, उनको तिहाड़ जेल भेजो। आपको याद होगा तिहाड़? जी बिल्कुल याद है। तो योगेंद्र यादव का इसमें हाथ था। इसमें हाथ था। क्या मिला उससे? उनको मिला चाहे नहीं मिला, कांग्रेस को जो मिलना होगा मिल गया। भगवान जाने कांग्रेस फायदे में रही, नुकसान में रही, लेकिन जो भी है अपना उनको स्ट्रेटेजी है। और अरविंद केजरीवाल 2005 में जर्मनी गए। एक कांग्रेस का नेता है आशीष तलवार, जो 20-25 साल पुराना कांग्रेसी है, इस समय वर्तमान में हमारे दिल्ली का कन्वेनर है, स्टेट कन्वेनर है। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय कन्वेनर है, राष्ट्रीय संयोजक है, वो दिल्ली प्रदेश का संयोजक है, जो कि विधानसभा से 3 महीने पहले हमारी पार्टी में आया है और सीधे उसको बना दिया। जबकि हमारा प्रोसीजर होता है कि आप आओगे 6 महीने पहले ऐसे काम करोगे, एक सिस्टम बना रखा है। 2005 में क्या हुआ था कि रामबाबू शर्मा, अजय माकन का ग्रुप शीला दीक्षित जी को हटाना चाहता था। हटाने के लिए उनको कुछ सबूत चाहिए थे, कुछ मिल नहीं रहा था, किस तरीके से हटाए। आशीष तलवार और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती उस समय से थी। आशीष तलवार कौन है? आशीष तलवार वो थोड़ा मीडिया फेस नहीं है, इसलिए शायद आप लोग जानते नहीं है, लेकिन ही इज वेरी गुड स्ट्रेटजिस्ट। वो स्ट्रेटजिस्ट है, इसलिए वो सामने नहीं आता है, पीछे से काम करते हैं। आशीष तलवार, रामबाबू शर्मा, अजय माकन हटाना चाहते थे। आशीष तलवार बड़े जूनियर थे, काम किया करते थे, जनपद में काम करते थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसे कुछ सामान दे दो जिसका इस्तेमाल शीला दीक्षित के खिलाफ कर सकूं। अरविंद जी गए, जो आपका सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट, जो दिल्ली जल बोर्ड में गए, उस समय वहां पे जो ये उस समय नया ये आरटीआई आया था, तो जल सूचना अधिकारी नए सब नियुक्त होते थे, तो उनका दोस्त था वो। उन्होंने बिना आरटीआई लगाए वो सारे के सारे लगभग 400 पेज का जो घोटाले, 400 करोड़ का घोटाले का पेपर था, वो सारा उन्होंने फोटोकॉपी करा दिया और फोटोकॉपी करा के ले आके उसको रामबाबू शर्मा को दे दिया। रामबाबू शर्मा जो अब तो नहीं है, मर गए। उन्होंने उस पेपर को लेके, माकन जी ने और उन्होंने उस पेपर को लेके कोशिश किया, हालांकि सफल नहीं हुए। उनको फिर कांग्रेस ने हटाया नहीं शीला जी को, तो वो फेल हो गए। जब वो फेल हो गए तो अच्छा, अरविंद जी ने काम उनको क्यों किया था? अरविंद जी एनएसी में जाना चाहते थे। एनएसी में जाना चाहते थे। हाँ, मतलब दोनों का उसमें था। ये तो दिग्विजय सिंह भी कहते हैं कि ये बहुत तड़प रहे थे एनएसी में जाने। हाँ, वो दिग्विजय सिंह से मिले थे, अग्निवेश से मिले थे, रामबाबू शर्मा से मिले थे, अजय माकन से मिले थे, और इसका जो सारा करता था वो आशीष तलवार कराता था, इनकी मीटिंग कराता था। तो क्या हुआ कि न तो ये एनएसी में जा पाए और न उधर शीला हटी।
तो उन लोगों को लगा यार कुछ गड़बड़ न हो जाए मामला, थोड़ा बड़ा फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, बड़ा टेंशन था। तो उस समय फिर 2 टिकट कराए गए जर्मनी के, आशीष तलवार और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों फिर गए, 15 दिन अपना जर्मनी घूम के आए। दिस वाज द कम्प्लीमेंट्री विजिट। पर इसमें क्या बड़ी बात है, जर्मनी का टिकट मिलना, ये तो कोई बहुत बड़ी नियामत नहीं है। नहीं, आप सोचो, कांग्रेस के खर्चे पे कांग्रेस के नेता के साथ क्यों जाना? और अगर आप गए हो तो कोई बुराई नहीं, मैं नहीं कोई बुरा मानता, आप एडमिट करो ना। मैं पूछ रहा हूँ क्या करने गए थे आप? सामने ये भी हो सकता है जर्मन फाउंडेशंस भी इसमें है मैडम, कुछ वहाँ से लेन देन हुआ हो। हम कहते कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको चुप क्यों रहना?